हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रतिभाशाली वाले बालकों के लिए अध्यापक की क्या भूमिका होती है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। प्रतिभाशाली बालक कहते किसे हैं? अगर सामान्य भाषा में कहें तो जो IQ लेवल के हिसाब से अगर बात करें तो सामान्यतः जो है 120 IQ से अधिक होने पर, बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होने पर जो है प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। रह गई बात कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीखते हैं। उनके अंदर जो है एक प्रकार का जो है एक कुशलता पाई जाती है, एक तीव्रता पाई जाती है, जिसके आधार पर वे जो है कोई भी चीज़ व्यवहार बहुत जल्दी सीखते हैं। उनके अंदर तर्क करने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। कोई चीज़ को बहुत दिन तक वो याद रख लेते हैं, वो तुलना भी कर लेते हैं और वे समझ भी जल्दी लेते हैं और वह उसका व्यवहार में प्रयोग भी ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, अप्लाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी हम क्या कहें, उनकी एक भूरी भूरी प्रशंसा जितनी की जाए सब कम ही है। क्योंकि प्रतिभाशाली वाली बालक जो है वह सामान्य व्यवहार को एकदम विशेष रूप से करते हैं। सामान्य व्यवहार को भी क्या होती है, उसमें विशिष्टता पाई जाती है। उसको सामान्य व्यवहार में भी जो खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना है, वो सब भी वो क्या होते हैं एक प्रकार से विशेष रूप में या व्यवस्थित ढंग में वो करते हैं। उसी को कहा जाता है प्रतिभाशाली बालक। तो आप प्रतिभाशाली बालक के विषय में आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं प्रतिभाशाली वाले बालक के लिए अध्यापक किस प्रकार की भूमिका अदा करे, अध्यापक किस प्रकार से इनके सहयोग प्रदान करे ताकि ये बालक अपने कुशलता, योग्यता, गुणों, क्षमता का पूर्ण रूप से विकास करते हुए अपने जीवन में व्यवस्थित रूप से उपलब्धि हासिल कर सकें या उत्तरोत्तर विकास करके आगे बढ़ते रहें। तो यानी उनके पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्यापक की क्या भूमिका होती है, हम लोग इसको देखते हैं। पहला है नियंत्रण एवं निर्देशन। ऐसे बालक जो होते हैं काफ़ी जो है सक्रिय होते हैं, तो उनके प्रत्येक गतिविधि में और उनको प्रत्येक गतिविधि को अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए कि वह उसको नियंत्रित करे ताकि वह गलत कार्य या गलत व्यवहार या गलत सोच या गलत संगत या गलत गतिविधियों में उसकी रुचि न हो या वैसा वो व्यवहार न कर सके। तो यानी अध्यापक का पहला काम तो यही होता है कि इस बालक के प्रत्येक गतिविधि को ध्यान में रखे, नियंत्रण में रखे, जानकारी में रखें। क्योंकि ऐसे बालक को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या अभिभावकों के माध्यम से हम नियंत्रित नहीं कर पाते तो ऐसे बालक बहुत शरारती होने लगते हैं, यानी दुष्टता बढ़ जाती है, यानी गलत कार्यों में प्रवृत्त होने का भी डर होता है। तो पहले ऐसे बालकों के वो नियंत्रण रखना जरूरी होता है। साथ में प्रत्येक जो ज्ञान हम दे रहे हैं, जो व्यवहार दे रहे हैं, उसके प्रति निर्देशन भी दें कि यहाँ पर सावधान रहना, इसको ऐसे करना, इस कार्य को ऐसे करना, यहाँ ये गलतियाँ होती हैं, इसका परिणाम होता है। यानी इस प्रकार से उसको व्यवस्थित ज्ञान के आधार पर उसे क्या करना चाहिए, निर्देशन देना चाहिए ताकि वह सही अनुक्रिया या सही व्यवहार कर सके, सही आदत का उसके अंदर निर्माण हो सके, मानवीय मूल्यों का, आदर्शों के प्रति उसका सही व्यक्तित्व बन सके। इसलिए उसको निर्देशन भी देना आवश्यक होता है। दूसरा निर्धारण है। निर्धारण के यहाँ तात्पर्य है कि जो प्रतिभाशाली बालक है उसके अंदर किस प्रकार की प्रतिभा है, कलात्मक है, ज्ञानात्मक है, व्यवहारिक है या फिर नेतृत्व करने से संबंधित है या फिर वैज्ञानिक है या साइंटिफिक है, या एक प्रकार से समझिए कि उसके अंदर जो विशिष्टता है वो कैसी विशिष्टता है। क्या ऐसे मल्टीपर्पज जो प्रतिभाशाली होते हैं हर क्षेत्र में पारंगत हो, हर क्षेत्र में अच्छा हो, ऐसे तो भगवान के अलावा शायद ही कोई होता हो। फिर भी जो बालक है अगर उसके अंदर प्रतिभाशाली बालक है तो उसकी प्रतिभा किस में है, कला में है, साहित्य में है, समाज में है, विज्ञान में है, तो उसके उस विशिष्टता का अध्यापक को निर्धारण कर लेना चाहिए और उस विशिष्टता का निर्धारण करते हुए उसी के तरफ उसके व्यक्तित्व का और उसके ज्ञान का, उसके व्यवहार का, उसके सोच के प्रवाह को बढ़ा देना चाहिए ताकि वह बालक कम समय में ही वो सब उपलब्धि हासिल करके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यानी उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर देना चाहिए कि आखिर में इसमें जो प्रतिभाशाली है वो किस चीज़ की प्रतिभा है, उसको निर्धारित करते हुए उसके अनुसार ही उसका शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए विशेष रूप से। तीसरा है व्यवस्था। ऐसे बालकों को जो है व्यवस्थित करने के लिए अगर ऐसे बालकों को पर्याप्त काम नहीं मिलता तो नीरस सा महसूस करने लगते हैं, असहज महसूस करने लगते हैं। तो ऐसे बालकों की जो प्रतिभा की जो क्षमता है उसके अनुसार उसके पढ़ने की व्यवस्था, विषय की व्यवस्था,
कार्य की व्यवस्था, यानी उस प्रकार से उसको अतिरिक्त कार्य देखते हुए व्यवस्था करते हुए उसे व्यस्त रखना है। उसे क्या रखना है? व्यस्त रखना है। उसको व्यस्त रहेगा तो कंट्रोल में रहेगा, अगर व्यस्त नहीं रहेगा तो वह उलझने होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा होने लगता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तो ऐसे बच्चे हो जाते हैं, दुष्टता बढ़ जाती है। कहने का मतलब ऐसे बालकों को अतिरिक्त कार्यों के माध्यम से इस प्रकार से व्यस्त रखना चाहिए कि वह व्यवस्थित रह सके। व्यस्त रहेगा तो सही रहेगा। जब बिना जिम्मेदारी का हो जाएगा या फिर व्यस्त नहीं रहेगा तो उसको दिक्कत होने लगती है। यानी अतिरिक्त कार्य दे करके, अतिरिक्त व्यवहार दे करके उसे हमेशा व्यस्त रखना है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। चौथा है विशिष्टीकरण। ऐसे बालकों में जैसे ही आप पा जाते हैं कि इसके अंदर यह विशेष है, यानी जैसे ही आपने निर्धारण कर लिया, उसी के आधार पर उसे आप विशिष्टीकरण यानी विशेष रूप से उस क्षेत्र को बढ़ाने संबंधी ज्ञान, व्यवहार, प्रयोग, अध्ययन इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो उस गुण के आधार पर अपना विशेषीकरण हासिल कर सके, स्पेशलाइज हो सके। स्पेशलाइज होने का अर्थ है काफ़ी वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेगा, आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। ऐसे पांचवा है सामाजिक समस्या। ऐसे बालकों को एक और महत्वपूर्ण बात है, जब जैसे ही प्रतिभाशाली बालक है तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए, उसको सामाजिक चुनौतियाँ, सामाजिक आवश्यकताएँ, चाहे वर्तमान में रही हों, चाहे भूतकाल में रही हों, घटनाएं रही हों, चाहे ऐतिहासिक रही हों, चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में हो, इन समस्याओं से अवगत कराना चाहिए। खास तौर से उनका विचार जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे बालकों का क्या करना चाहिए, ये जो है इन सामाजिक समस्याओं से जो वर्तमान में है, या जो सामाजिक समस्याएं भविष्य में चुनौती होने वाली हैं, या जो सामाजिक समस्याएं पूर्व में रही हैं जिसका कारण है कि वर्तमान की स्थिति ये है, इन सब के बारे में उनका दृष्टिकोण जानने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो समस्या के समाधान के संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत कर सके, अपने विचार को बता सके, ताकि हम उसे जान करके ये उसके प्रतिभा को सही दिशा दे सकें और उसके सोच को, उसके तर्क को सही दिशा दिया जा सके, व्यवस्थित किया जा सके। ये सब ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जिसके विषय में जितना ही डूबो उतना कम होता है। तो प्रतिभाशाली वाले बालकों के लिए ये सब जो है पांचवा जो सामाजिक समस्याएं हैं, ये बहुत कारगर सिद्ध होता है इसको समझाने बुझाने, इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। तो ऐसे बालकों को जो है सामाजिक समस्याओं की चुनौतियों से, आवश्यकताओं से, परिवर्तनों से, विभिन्न घटनाओं से परिचित कराते हुए उसके विषय में स्वयं के अध्ययन, स्वयं के उसके दृष्टिकोण जानने का प्रयास भी करना चाहिए। छठा है प्रोजेक्ट संबंधी कार्य। ऐसे बालकों को ये भी करना चाहिए कि प्रोजेक्ट यानी उसको जो है कोई कार्य धरातल पर करके दिखाओ, यानी कोई स्थान पर जा कर के कोई कार्य करो, कोई इसी के बारे में निरीक्षण करो, परीक्षण करो, डाटा एकत्र करो, उसके विषय में बताओ, वहाँ जाके देखो। इन सब गतिविधियों से उसे जोड़ देना चाहिए। ऐसे बालक जब जुड़ते हैं तो ये आप जान लीजिए, सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि व्यवहार यहाँ तक सत्य है। ऐसा नहीं कि सिद्धांत और व्यवहार अलग होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि सिद्धांत क्या है, सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि व्यवहार यहाँ तक हो सकता है या होता है। तो जो थ्योरेटिकल उसे चीज़ पढ़ाई गई है, उसे प्रोजेक्ट में बदलने या प्रोजेक्ट करके दिखाने संबंधी बातों में उसको इन्वॉल्व कर देना चाहिए, ताकि वह उसको स्पष्ट रूप से, एकदम डीपली रूप से वह अध्ययन को, अनुभव को आत्मसात कर सके और अपने ज्ञान का विकास कर सके। सातवां है नेतृत्व। ये आप जान लीजिए कि इस संसार में जो मानव जीवन के लिए, मानव शरीर की बात किया जाए तो बड़ा कठिन काम है दूसरे का नेतृत्व करना। सबको प्रसन्न करना या सबको एक साथ जोड़ लेना, ये बड़ा कठिन काम होता है। तो प्रतिभाशाली वाले बालकों में अगर देखा जाए कि उसके सामाजिक दृष्टिकोण उसके अंदर अधिक है, तो उसके अंदर नेतृत्व की क्षमताओं का विकास करना चाहिए। नेतृत्व की क्षमता एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अनुभवी और बहुत सही होना चाहिए। तो इन सब गतिविधियों से उसे नेतृत्व की क्षमता का विकास करना चाहिए। नेतृत्व का मतलब सिर्फ राजनीति ही नहीं होता, जैसे एक डिपार्टमेंट का हेड भी एक नेतृत्व ही करता है, माता पिता में भी जो घर का गार्जियन है वो भी नेतृत्व ही करता है, अध्यापक कक्षा में नेतृत्व करता है, तो मैनेजमेंट पूरे विद्यालय का नेतृत्व करता है, प्रिंसिपल पूरे शिक्षा का नेतृत्व करता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो उसके अंदर एक प्रबंधकीय जिम्मेदारियों संबंधित ज्ञान, विज्ञान या व्यवहार इत्यादि को सिखाने संबंधी, बताने संबंधी, समझने संबंधी, उसको
उसको ऐसा व्यवहार करने संबंधी बातों से भी जानकारियाँ अध्यापक को देना चाहिए, ताकि वो नेतृत्व करने वाली क्षमता का विकास कर सके, अर्थात उसकी प्रतिभा के अनुसार उसको योग्यता प्रदान की जा सके। ये भी 8वां देखते हैं विशेष कक्षा का प्रशिक्षण। ऐसे बालकों को समय समय पर विशेष कक्षा या विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से उनके अध्ययन, अध्यापन, रख रखाव, बुद्धि क्षमता इत्यादि के विकास के संदर्भ में आयोजित किया जाना चाहिए या अध्यापक को आयोजित कराना चाहिए, ताकि ऐसे बालकों को समय के साथ विषय वस्तु का अध्ययन कराते हुए उनको विशेष ज्ञान के विकास का अवसर उपलब्ध कराया जा सके, या ज्ञान के विकास का अवसर विभिन्न ज्ञान विज्ञान या पुस्तकों या परिस्थितियों के माध्यम से प्रदान किया जा सके, ताकि वो अपना विकास कर सके। 9वां है संस्थान। ऐसे जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष संस्थान की भी व्यवस्था करनी चाहिए। वो सरकार के माध्यम से हो या अध्यापक जो है सरकार के माध्यम से ऐसी संस्थान स्थापित कराने पर बल देना चाहिए, ताकि ऐसे बालक अपनी प्रखर बुद्धि, प्रखर योग्यता का विकास करते हुए समाज को, संसार को दे सके। वास्तव में आदमी संसार में जो है जाने अनजाने में देता ही है, मरने के बाद कुछ नहीं पाता। और जो नाम गाम है वो अलग बात है, आध्यात्मिक या व्यवहारिक अर्थ अलग बात है, लेकिन हकीकत बात यह है कि जो व्यक्ति है वो संसार से ही लिया है, संसार को ही उसका देना फर्ज है। तो अगर प्रकृति ने उसे विशेष बुद्धि दिया है तो समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, लोगों के विकास के लिए ऐसी जो है संस्थाओं में का स्थापना करना चाहिए, जिसमें प्रतिभाशाली अपनी योग्यता का विकास करके समाज के दुखों को दूर करते हुए कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करे। तो ऐसे संबंधी संस्थानों पर भी जो है स्थापना पर बल देना चाहिए। 10वां की अगर बात करें सृजनशीलता का तात्पर्य होता है किसी नई चीज़ का निर्माण करना या किसी चीज़ में परिवर्तन करना जो आवश्यकता के अनुकूल हो, या फिर किसी चीज़ का व्यवस्थित करना, प्रबंधन करना, ये सब क्या कहलाता है? सृजनशीलता। तो सृजनशीलता संबंधी गतिविधियों को छात्रों को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए, यानी उनके रिसर्च पर, शोध पर बल देना चाहिए। इसी में आ जाएगा सृजनशीलता में, शोध या किसी चीज़ को खोजने में या किसी चीज़ का सुधार करने में। जैसे अगर ये कहा जाए, जैसे बड़ी पेट्रोल की बड़ी समस्या है, कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो पानी से चले, जैसे हाइड्रोजन से तो चली रही हैं बसें, उसी तरह से जल से कोई चलने वाला इंजन बन जाए, जिससे वाहन सब जल के ईंधन से ही काम चल जाए। तो इस प्रकार से जो विशेष आवश्यकताएं हैं, उसके लिए चुनौतियां बनी हैं, उसके संदर्भ में खोज करने के लिए, उसके संदर्भ में निर्माण करने के लिए, उसके संदर्भ में परिवर्तन करने के लिए, उस तरफ गमन करने संबंधी बात विचारों, व्यवहारों को, ज्ञान को फोकस करना चाहिए। उनको उन समस्याओं से, उन आवश्यकताओं से अवगत कराते हुए उनको शोध के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और नई वस्तु के खोज के लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए। इस प्रकार से सृजनशीलता का भी उनको बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार से अगर प्रतिभाशाली वाले बालकों के संदर्भ में इस प्रकार से अध्यापक अगर भूमिका अदा करे, यानी अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करे, तो ऐसे बालक स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए समाज, देश सभी का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सबके हित और सबके भला के लिए वे अपनी प्रतिभा का व्यवहारिक रूप प्रस्तुत कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एक प्रतिभाशाली बालक के लिए अध्यापक किस प्रकार की भूमिका अदा करता है। अब समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।